देश के एक बड़े बाबा से जुड़ी, कथावाचक से जुड़ी, फंस गए रे बाबा अनिरुद्धाचार्य, जो चर्चा में भी रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं अपने बयानों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य विवादों में है, इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं, इस बार उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है, अब देखिए जरा। बाबा अपने बयानों से घिर गए हैं, कोर्ट के दरवाजे तक उन्हें जाना पड़ सकता है। कथक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बयान के चलते उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट में पेश होकर अनिरुद्धाचार्य को आरोप का जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मथुरा कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। 1 जनवरी को अगली सुनवाई है, इसमें अनिरुद्धाचार्य पेश हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर कई संगठनों ने भारी विरोध और हंगामा किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुतले तक फूके गए थे। हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने थाने में शिकायत की थी आचार्य के खिलाफ। उस समय इनके खिलाफ कहीं केस दर्ज नहीं हुआ, तो मथुरा कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए इनके बयान के खिलाफ। कहा था अनिरुद्धाचार्य का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और कसम खाई थी कि जब तक शिकायत दर्ज नहीं होगी चोटी नहीं बांधूंगी। कोर्ट में याचिका स्वीकार होते ही मीरा राठौर ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और कहा अब चोटी बांधने और अनिरुद्धाचार्य पर एक्शन का समय आ गया है। मैंने कसम खा रखी थी जब हमने कोर्ट में केस डाला था कि मैं जब तक चोटी नहीं बांधूंगी, जब तक गुरुजी पे केस नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो जब ही से हमने चोटी खोल के रखी, अब आ गया वो समय अनिरुद्धाचार्य पे के मुकदमा लिखा जाएगा, तो मैं अपनी चोटी बांधने का समय आ गया, चोटी बांधेगी। साधु संत बन के खुद क्या करते हैं वो सबको पता चल रहा है ना। हर जगह पे साधु संत का इतना मतलब ये सब रिपोर्ट आते हैं, जेल होते, फिर वो दूसरे लड़की के ऊपर क्यों बोलते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जिन लोगों ने भी इस तरह की टिप्पणी की है उन पे माननीय न्यायालय में प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय अपना काम करेगा। अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बहुत से बयान हैं जो वायरल भी होते हैं और उनके लॉजिक पर सवाल भी उठते हैं जो वो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अस्त्रालय बताया। अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया का नाम कहा यह तो अस्त्रालय है और तर्क दिया कि भगवान राम ने रावण और लंका से दरअसल यहां अस्त्र फेंकवा दिए थे, इसलिए अस्त्रालय नाम पड़ा और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। हालांकि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। ब्रिटेन ने पहले 1788 में यहां कैदियों से भरा मालवाहक जहाज भेजा। इन्हीं कैदियों ने यहां कॉलोनियां बनाई और यह एक देश बन गया। 1850 तक यहां दूसरे देशों से आने वालों ने बिजनेस शुरू किया और अब यह देश दुनिया के प्रमुख और शक्तिशाली देशों में शामिल है। उसी तरह अगस्त से डरकर भारत से अंग्रेज भाग गए थे, ये कहा। कथा के दौरान कहा 15 अगस्त की गलत कहानी बताई जाती है। दरअसल जब अंग्रेजों को यह पता चला कि 1 अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया और वो डर गए कि 15 अगस्त जब आएगा तो फिर क्या होगा जब 1 अगस्त को यह हुआ, इसलिए 15 अगस्त को सभी अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। असल में 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की, क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। भारत की आजादी का ऋषि अगस्त से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। कहा 14 साल में शादी। अनिरुद्धाचार्य ने कहा लड़कियों की शादी 14 साल में हो, हालांकि यह उम्र देश के कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत और उलट है। 18 साल में लड़की और 21 साल में लड़की की शादी का कानून है। बयान वायरल हुआ तो 2 युवा महिला वकीलों ने केस कर दिया। कथावाचक ने कहा था कि लिव इन में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। यह लिव इन कुत्तों का कल्चर है, इंसानों का नहीं। सुंदरता को लेकर माता सीता और द्रौपदी पर भी विवादित बयान दिया। कहा माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हो गया। द्रौपदी के चीरहरण के कारण भी उनकी सुंदरता बताई। अब इस तरह के उनके बहुत से अगड़म बगड़म बयान हैं। तो अनिरुद्धाचार्य की 15 अगस्त वाली थ्योरी आपने सुनी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य कथा करते हैं। इस कथा करने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं लोगों से, आयोजकों से, और उनकी जिंदगी देखिए जरा। कहते हैं संत बाबा महात्मा की जिंदगी जो है बहुत साधारण होती है,
और ऐसी जिंदगी होती है जो दूसरों के लिए मिसाल बनती है। और अनिरुद्धाचार्य के पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर में चलना बहुत पसंद करते हैं वो। अब आइए आपको बताऊं, अनिरुद्धाचार्य का असली नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म हुआ और अनिरुद्ध के पिता भी एक पुजारी थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले ही अनिरुद्धाचार्य वृंदावन आ गए। वृंदावन में ही वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली है। महज 36 साल के, लेकिन अपनी कथा को लेकर चर्चा में रहते हैं। बहुत सरल अंदाज में जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर कथा सुनाते हैं। इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, मतलब युवा सीधे उनसे जुड़े हैं। भगवत कथा के लिए एक दिन की उनकी फीस 1 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। इस तरह हर महीने करीब 50 लाख रुपए वो कथा और प्रवचन से कमाते हैं। देश के साथ विदेशों में भी उनकी कई कथाएं और प्रवचन होते हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और उनके आश्रम को करोड़ों का दान भी मिलता है। हालांकि पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो आश्रम में गरीब बच्चों की पढ़ाई पर भी लगाते हैं और कहते हैं कि हम कथा की फीस नहीं, आश्रम के लिए दान और सेवा शुल्क लेते हैं। उनके कैसे भक्त आते हैं और भक्तों से वो कैसे बात करते हैं, आपको लिए चलता हूं। संसद SIR पर आर पार हो गया और राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह आपस में भिड़ गए। ये वो तस्वीर है जब गृह मंत्री बोल रहे थे और राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम खोला। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। लेकिन देखिए, इसके बाद हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष बाहर चला गया, लोकसभा छोड़कर बाहर। दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद के समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। ये बहस हो रही थी SIR पर, वोटर रिवीजन पर। उसके बाद देखिए, जब विपक्ष ने बॉयकॉट किया तो संसद के बाहर आ गए। राहुल गांधी को देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, केसु वेणुगोपाल। मौजूद है
ये वो वक्त है जबकि दिल्ली के अमित शाह जो FIR पर चर्चा कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर संसद के अंदर क्या हुआ और यह हंगामा क्यों हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, उन्होंने बात कही एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली भी। वोट चोरी पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दूंगा, गृह मंत्री ने कहा। राहुल गांधी खड़े, उन्होंने कहा शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। गृह मंत्री ने कहा 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप या विपक्ष का कोई दूसरा सदस्य तय नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा प्रतिक्रिया में शाह जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स बेहद डरा और घबराया हुआ है। अमित शाह ने कहा मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा, मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने वायनाड में वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग को इम्यूनिटी देने की क्या वजह है, मेरे वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? शाह जी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री ने कहा देश में पहला SIR नेहरू जी के दौर में हुआ था, फिर इंदिरा जी और अटल जी के कार्यकाल में हुआ। देश में पहली वोट चोरी तब हुई जब नेहरू जी PM बने। पटेल साहब को 28 और नेहरू जी को 2 वोट मिले पर PM नेहरू बने। इंदिरा रायबरेली से जीती, उस समय वोट चोरी हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा वो सही तरीके से नहीं जीती, इसे रद्द करते हैं। तब बचने के लिए कानून लाए कि PM पर केस नहीं हो सकता है। SIR पर विपक्ष ने 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाया है। हम जनादेश से चुनकर आए हैं, आपकी कृपा से नहीं आए। देश में घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री और CM कौन होगा। राहुल ने कहा विपक्षी सांसदों के साथ वॉकआउट किया राहुल गांधी ने उसके बाद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को और राहुल गांधी को। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। योग्यता नहीं है और मतदाता बने। सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम CGI को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 12 टुकड़े होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के 12 टुकड़े कैसे और क्यों होंगे आपको बताऊंगा। लड़ाई जो है वो और बड़ी हो गई है। असीम मुनीर और इमरान खान के दरमियान लड़ाई इस हद तक पहुंच गई। क्या उसका समाधान पाकिस्तान के 12 टुकड़े? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। क्या पाकिस्तान के इस तरह से, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, 4 प्रांत में एक एक के 3-3 टुकड़े करेंगे तो 12 टुकड़े होंगे। क्या पाकिस्तान 12 हिस्सों में टूटने वाला है? कैसे पाकिस्तान के 12 टुकड़े होंगे ये आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान, ये 4 टुकड़े पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा बलूचिस्तान, एक हिस्सा सिंध, एक हिस्सा पंजाब और एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा। और अगर एक एक हिस्से को, यानी बलूचिस्तान को अगर आप 3 हिस्सों में बांटे, सिंध को 3 में, पंजाब को 3 में और खैबर पख्तूनख्वा को 3 में, तो 3-3-3-3 ये 12 हिस्से हो जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान के नक्शे को 3 हिस्सों में 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ था और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पहले जो एक बांग्लादेश बन गया, पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बना, और अब 4 प्रांतों से 12 छोटे छोटे टुकड़े करने की तैयारी है। हर राज्य के 3 और टुकड़े किए जाएंगे तो 4 और 3 12 हो जाएगा। अब आपको बता
हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मुनीर 12 टुकड़े क्यों करना चाहते हैं और पीछे साजिश किसकी है? यह मुनीर के हाथ में जो नक्शा देख रहे हैं 12 हिस्सों में टूटा हुआ। पाकिस्तान सरकार देश को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी में है। 14 प्रांतों को नए छोटे छोटे प्रांतों में बांटने का प्लान है। शाहबाज सरकार के मंत्री अलीम खान ने तर्क दिया है, नए छोटे प्रांत बनाने से प्रशासन बेहतर होगा। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसके पीछे मुनीर का दिमाग बता रहे हैं। दरअसल मुनीर पाकिस्तान के कई इलाकों में सरकार सेना के खिलाफ गुस्सा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां सरकार और सेना विरोधी आवाजें उठ रही हैं। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस पर काबू पाना शाहबाज और मुनीर के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान से अलग देश घोषित करने की मांग भी होती रहती है। इस वजह से मुनीर ने इन इलाकों में एकता खत्म करने का प्लान बनाया है। छोटे छोटे प्रांत बन जाने पर उन्हें संभालना आसान होगा, ताकि देश में बढ़ते विद्रोह को आसानी से रोका जा सकेगा। इस पर बिलावल भुट्टो बहुत नाराज हैं। पाक सरकार के इस प्लान से बिलावल ने नाराजगी जताई है। बिलावल भुट्टो ने इस प्लान पर सवाल उठाया। बिलावल ने कहा, सबसे पहले पंजाब को बांटा जाए, जहां से शाहबाज आते हैं। पंजाब को नवाज शरीफ परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। बिलावल की पार्टी शाहबाज सरकार में सहयोगी है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह पहले इसके विरोध में है। सिंध को बांटने वाले बयान पर उनका बयान आया, अल्लाह के अलावा कोई सिंध को बांट नहीं सकता है। बिलावल की पार्टी का सिंध में मजबूत राजनीतिक आधार है और इसी वजह से वो सिंध के विभाजन का विरोध करती है। जो उनके लिए सबसे बड़ा विद्रोही है वो है इमरान खान। इमरान खान को कैसे निपटाया जाए? इमरान खान के लिए पेशावर में रैली हो रही है। तो इमरान खान को टॉर्चर किए जाने के बीच देखिए इमरान खान को कैसे खत्म करने का प्लान। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। इमरान और उनकी पार्टी को बैन करने का प्रस्ताव है और इमरान और उनकी पार्टी को दुश्मन देश का हथियार बताया गया है। इमरान खान को एंटी आर्मी बताया गया है कि आर्मी के खिलाफ हैं। इमरान और पार्टी पर राज्य विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है। शाहबाज के सांसद ताहिर परवेज ने एक प्रस्ताव पेश किया। इमरान की पार्टी के सदस्यों के बहिष्कार के बीच प्रस्ताव पास हुआ। इमरान खान अभी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। इमरान की बहनों को कल जेल में इमरान से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद नौरीन और अलीमा खान जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। अधिकारियों पर अपने भाई से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इन आरोपों को मूर्खतापूर्ण बताया है। बैन करने के प्रस्ताव को पीटीआई ने खारिज कर दिया है और पीटीआई ने कहा इमरान खान सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के सिंध के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि वो दखल दें इसमें। मुनीर के सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान में हड़कंप है। सिंध के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर चेतावनी दी है। शाहबाज शरीफ की सरकार ने संविधान संशोधन कर असीम मुनीर को परमाणु बमों का ठेकेदार बना दिया है। सिंधी नेता शफी बुरफत ने चिट्ठी में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक खतरनाक रूप से अस्थिर दौर से गुजर रहा है, जिसे वो चरमपंथी सैन्य कमांडर स्ट्रक्चर कहते हैं। मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु बम का मालिक बनाना न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा है। आज पाक की सेना कट्टरपंथियों के रास्ते पर चल रही है। यह इंसानियत के लिए एक अलार्म है। शाहबाज सरकार ने संविधान में संशोधन किया। इसके बाद असीम मुनीर को सीडीएफ बनाया गया, मतलब मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। पॉलिसी, आंतरिक सुरक्षा के साथ सियासत पर भी मुनीर का नियंत्रण हो गया और इसी वजह से मुनीर के खिलाफ पाक में आवाज उठ रही है। भारत से मदद की मांग हो रही है। सुनिए जरा, मुनीर सीडीएफ बना दिया गया। मुनीर और शक्तिशाली हो गया है और निरंकुश पहले से था। इस पर क्या भारत को सोचने की जरूरत है? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जनरल मुनीर एक हाईली रेडिकलाइज्ड धर्म में अंधा व्यक्ति है और पहले जो आशंका जताई जाती थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम आतंकियों के हाथ में आ सकते हैं, अब तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी के हाथ में आ गए हैं। उसने चोरी छुपे सिंध में और बलूचिस्तान में इन न्यूक्लियर आर्सेनल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसलिए सिंध के अलगाववादी लीडर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखा है
कि जल्दी से जल्दी यूनाइटेड नेशंस में, ब्रिक्स में, G7 में, G20 में इस बात को उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम न केवल साउथ एशिया के लिए खतरा है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि वो कह चुका है कि अगर मेरे ऊपर कोई थ्रेट आई तो मैं आधी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। अब देखिए बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज ये है कि मुनीर की ताकत बढ़ गई है। सेना प्रमुख जो पाकिस्तान में होता है वो हमेशा से शक्तिशाली होता है। इससे पहले आपको याद होगा बाजवा, उससे पहले आपको याद होगा मुशर्रफ, ये सब सेना प्रमुख बने, इनकी ताकतें बढ़ती गई, इन्होंने खूब पैसा कमाया, पाकिस्तान को खूब लूटा और अपनी जेबें भरी हैं। यही पाकिस्तान के जो चीफ्स हैं उनकी आदत और हालत है। देखिए ये आप देख रहे हैं, पैसा ही पैसा। पाक में सेना प्रमुख की सैलरी सिर्फ 2.5 लाख रुपए होती है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए सैलरी है महीने की। लेकिन सोचिए मुनीर की संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। यह सिर्फ ऑफिशियल आधिकारिक संपत्ति है, हालांकि संपत्ति का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। 2020 में जब कमर बाजवा रिटायर हुए तब उनके पास पाक से बाहर 3,800 करोड़ की संपत्ति थी। कराची से जारी वीडियो में कहा, मेरे पति को पाक भेज दो। 2016 में सेना प्रमुख बनने के बाद उनकी संपत्ति 0 थी। बाजवा की पत्नी आयशा 6 साल में अरबपति बन गई। ऐसे में मुनीर बाजवा से भी कई बड़े पद पर रहे। पाक सेना सुरक्षा के साथ साथ 100 कारोबार भी चलाती है, जैसे सीमेंट का कारोबार, खाद का कारोबार, मीट का बिजनेस भी करते हैं ये खुद ही। पाकिस्तानी सेना जमीन का कारोबार भी करती है। इस कारोबार से पाक सेना को अरबों डॉलर मिलते हैं। आर्मी का फौजी फाउंडेशन का नेटवर्थ करीब 50,000 करोड़ का है और इन्हीं कारोबार से पाक सेना प्रमुख करोड़ों कमाते हैं। पाक के सेना प्रमुख कंपनी के सीईओ की तरह काम करते हैं। 1947 से अब तक पाक में 72 सैन्य अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। इमरान खान सरकार में 6 सैन्य अधिकारियों की जांच हुई, तब ऑडिट के दौरान कारोबार में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाक सेना का हाल आपने देख लिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क का हाल आपने देख लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, उस क्लब में सब गोलमाल था जिस क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जानें गई। इस क्लब में एक एक चीज में गोलमाल था, चाहे वो डांसर आप देख रहे हो, चाहे वो क्लब आप देख रहे हो, उसके पीछे लगी आग देख रहे हो, या यहां बना सारा सेटअप आप देख रहे हो। अब देखिए जरा, जो मालिक हैं वो फरार हैं। मालिक थाईलैंड में है या कहीं और, अभी किसी को नहीं पता। सिर्फ ये शक जताया गया कि थाईलैंड के फुकेट में है गौरव और सौरभ लूथरा, लेकिन इनका पार्टनर गिरफ्तार हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ अजय गुप्ता, जिसकी आज कोर्ट में भी पेशी हुई। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय बताओ, अजय बताओ। अजय क्या कैसे चला रहे? आप ही तस्वीर पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा खोलिए। आपने कहा आप स्लीपिंग पार्टनर थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत कुछ बताते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, फरार क्यों थे? कैसा एसोसिएशन था लूथरास के साथ? लूथरा ब्रदर्स कहाँ पर है? क्या क्या नियम? लूथरा ब्रदर्स कहाँ है? लूथरा ब्रदर्स कहाँ है? महबूबा गाने पर बेली डांस चल रहा था। डांसर कजाकिस्तान की थी, टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, बिजनेस वीजा नहीं, फिर भी नाइट क्लब में डांस किया और पैसे कमाए, है ना झोलझाल। क्लब के नाम अवैध निर्माण का नोटिस भी था। 1 साल पहले अधिकारियों ने जांच भी की थी, बावजूद इसके धड़ल्ले से क्लब में मस्ती की महफिल सज रही थी, है ना झोलझाल। बर्ज बाय रोमियो लेन्स में न तो आग से निपटने के इंतजाम थे और न ही आग लगने पर हालात काबू करने की कोई व्यवस्था। फायर ऑडिट की तो बात ही मत सोचिए, फिर भी हर रोज फायर शोज किए जा रहे थे, है ना झोलझाल। काश उस क्लब में इतने झोलझाल ना होते, काश सरकार और प्रशासन आंखें ना मूंदा होता, काश अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो शायद 25 लोगों की जान न गई होती। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो डांसर डांस कर रही है, ये डांसर भी दरअसल क्या
गलत वीजा पर भारत में थी, ये टूरिस्ट वीजा पर आकर बिजनेस कर रही थी। तो जिस वक्त गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन्स में आग लगी, उस वक्त महबूबा महबूबा गाने पर बेली डांस चल रहा था। नाइट क्लब की उस डांसर का नाम क्रिस्टीना शेख है। क्रिस्टीना जैसी सैकड़ों डांसर बेली डांस के लिए भारत आती हैं। गोवा और दूसरे पर्यटन स्थलों के क्लबों में उनकी डिमांड होती है। मध्य एशिया देशों का बॉलीवुड प्रेम उन डांसरों को खास बना जाता है। जैसे कजाकिस्तान जैसे देशों में हिंदी फिल्में, हिंदी गाने बहुत मशहूर हैं। बेली डांस को मूलतः मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का माना जाता है, लेकिन मध्य एशियाई देशों में बेली डांस का भारतीयकरण हो गया है। इन देशों की डांसर हिंदी गानों पर भी बखूबी बेली डांस करती हैं। मध्य एशिया के ज्यादातर डांसर बिजनेस वीजा पर भारत आती हैं। क्लब में एक शो के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डांसर टूरिस्ट वीजा और दूसरे वीजा पर भारत आती हैं और उसके बाद बिजनेस करती हैं, यानी यहां भी फर्जीवाड़ा था? तो अब सवाल यह है, इस पूरे क्लब में किस किस स्तर पर खेल चल रहा था, लेकिन आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? ये सबसे पहले कजाकिस्तान की डांसर टूरिस्ट वीजा पर भारत में रह रही थी। बिना वीजा, बिना बिजनेस वीजा के यहां परफॉर्म कर रही थी। प्रोफेशनल डांसर है क्रिस्टीना शेख। अब डिस्कोथेक पानी के एक एरिया में बना था, निर्माण भी अवैध था। सीवेज को नदी में बहाने का भी आरोप है। 2023 में ही शिकायत दर्ज की गई थी। स्थानीय पंचायत ने नोटिस जारी किया था। आंख मूंदे रहा प्रशासन। शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया था। प्रशासन ने अवैध ढांचे की बात भी मानी थी। कारण बताओ नोटिस 2024 में जारी किया और अवैध ढांचे गिराने के आदेश भी जारी किए गए थे। फायर सेफ्टी पर सवाल। आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं। स्प्रिंकलर और इमरजेंसी अलार्म भी नहीं थे। धुआं निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। किसी तरह का कोई फायर ऑडिट नहीं कराया गया। इन सब के बाद भी कैसे धड़ल्ले से नाइट क्लब चल रहा था, सुनिए जरा मुख्यमंत्री। सबसे पहले हमने मैजिस्ट्रल कमेटी फॉर्म किया। मैजिस्ट्रल कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा। ऑडिट कमेटी फॉर्म कर दिए हैं, जो दे डू द स्ट्रक्चरल ऑडिट। ऑल द प्रिकॉशंस जो लेना है सरकार की तरफ से हम सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पूरी मुझे खातरी है कि आगे इस तरह का इंसिडेंस न होने देने के लिए सरकार की तरफ से पूरे हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सर, लूथरा ब्रदर्स के बारे में हमें कुछ और आगे की जानकारी मिल पाई है कि वो थाईलैंड से आगे गए हैं या थाईलैंड में? वो चाहे वो थाईलैंड हो या कहीं पे भी हो, वहाँ से उठा के उनको बिहाइंड द बार हम डालेंगे। अब सवाल यह है कि ये सब खेल चल रहा था बिना रसूख, बिना पैसे के नहीं हो सकता। और कौन था वो रसूख वाला जो अपने पैसों के दम पर सब कुछ कर ले रहा था? एक छोटा सा आदमी बीच सड़क बिना हेलमेट या बिना बेल्ट लगाए जाता है तो उसका चालान कट जाता है। यहां सब कुछ बिना कागज के चल रहा था। 25 की जान चली गई। आखिर कहां है लूथरा ब्रदर्स? सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हैं। आज उन्होंने जमानत की याचिका डाली थी और कोर्ट पहुंच गए। गौरव और सौरभ लूथरा को फौरन राहत नहीं मिली कोर्ट से। दोनों ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। उन्होंने दलील दी कि वो मालिक नहीं है, लाइसेंसधारी है। दोनों ने 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद तुरंत गिरफ्तारी ना हो इनकी। लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद को पीड़ित बताया है और दावा किया कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है। सौरभ लूथरा ने खुद को मिर्गी और हाई बीपी का मरीज बताया है। उनकी याचिका पर कोर्ट ने गोवा सरकार से जवाब मांगा है। अब उनकी अग्रिम जमानत पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स के थाईलैंड भागने की खबर है और दोनों के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और चर्चा है दोनों भाई दुबई भाग सकते हैं जहां उनका घर है। इधर एनडीटीवी की पड़ताल में दोनों भाइयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ और गौरव लूथरा अपने ड्राइवर के फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। सौरभ लूथरा ने राम हरि सिंह के नाम पर सिम कार्ड ले रखा था। राम हरि सिंह 2 साल सौरभ लूथरा के ड्राइवर थे। 2020 में नौकरी छोड़ चुके हैं। सुनिए जरा, 2020 में ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी और 5 साल से सौरभ उन्हीं का मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, हुमायूं की हुंकार और ममता पर वार। आपको याद होगा हुमायूं कबीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर ममता के नेता
और दूसरी तरफ शाहजहां, दोनों ममता के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव के लिए लोगों को बुलाया और हजारों लोग पहुंचे। इसके उलट कैसे बंगाल में कथा करवाई गई, अगली तस्वीर दिखाऊं। बंगाल में कथा हुई, 5 लाख लोग आए, बंगाल में गीता पाठ हुआ, 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। उनके लिए खाने का भी इंतजाम था, लेकिन इस बीच एक शख्स ने उन्हें चिकन पेटी खिला दी, पेटीज जो कि चिकन की, उसके बाद देखिए उसकी पिटाई हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लोग गीता पाठ के लिए आए थे, इस शख्स ने उन्हें चिकन पेटीज खिलाई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसकी पिटाई की। दूसरी तरफ देखिए, हुमायूं कबीर का खजाना भर रहा है। ये आप देख रहे हैं, चंदे में नोटों की बारिश हो रही है, नोट ही नोट निकल रहे हैं, बक्से से नोटों की गिनाई हो रही है, चारों तरफ से चंदा मिल रहा है बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए। नोट गिने जा रहे हैं, लोगों को लगाया गया है, सुबह दोपहर शाम रात में नोटों की गिनाई हो रही है। बाकी ऑनलाइन भी पैसा हुमायूं कबीर तक आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस जंग में बीजेपी के नेता नवनीत राणा भी कूद पड़ी है। नवनीत राणा कह रही हैं अगर बाबरी बनी तो वो खुद बंगाल पहुंच जाएंगी। देखिए जरा क्या कह रही है नवनीत राणा। नवनीत राणा कह रही हैं बाबरी मस्जिद के लिए दिल खोलकर लोग दान दे रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर के बारे में बताऊं, जहां मस्जिद की नींव डाली है वहां 12 दान पेटियां रखी गई, 11 पेटियों की गिनती हो चुकी है, 60 लाख रुपए कैश मिल गए, क्यूआर कोड यानी ऑनलाइन पेमेंट से 2.5 करोड़ रुपए मिल चुका है, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा आ चुका है और लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मैं बंगाल में बाबरी भी बनवाऊंगा और सरकार में भी मैं भी बनवाऊंगा सरकार में, यानी हुमायूं अब दावा कर रहे हैं ममता को हटाएंगे और सरकार ये बनवाएंगे। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में मैं किंगमेकर बनूंगा, मेरे समर्थन के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। मैंने गठबंधन और बंगाल चुनाव पर ओवैसी से बात की है, उन्होंने वहां कहा वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। नवनीत राणा कह रही हैं बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा कर उखाड़ा जाएगा, मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। अभी तो को 3 करोड़ एक्सीड कर गया, तो अगले दिन कितना दूर जाएगी, कितना पैसा वहां से आएगी। एक आदमी मुझे को 80 करोड़ देने के लिए वादा किया, फिर एक आदमी मुझे फोन से बताया 5 करोड़ देने के लिए। ये कितना पैसा आएगी, ये पैसा मस्जिद का फंड में ही खर्चा होगी। आज के दिन में ये तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो उनका हटाने को चाहिए, तो अकेला उनका हिम्मत है, उनका संख्या है, उनका परसेंटेज है, तो वो अकेला ही करने दीजिए। बीजेपी और टीएमसी छोड़ के जितना पार्टी है वो सम्मानजनक गठबंधन करके इनको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब देखिए जरा ममता बनर्जी के एक नेता हुमायूं कबीर जो बाबरी की नींव रख रहे हैं, ममता बनर्जी के एक और नेता रहे, क्या आप देख रहे हैं शाहजहां, जिनका ताल्लुक संदेश खाली से था। महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया और गिरफ्तारी हुई और कोर्ट पहुंचे थे, जेल गए शाहजहां। और संदेश खाली के बहुत ताकतवर नेता थे ममता के, कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद चलने का अंदाज देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि शाहजहां का रसूख क्या था। शाहजहां के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और जो गवाह आज गवाही देने गया था उसकी ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है कि शाहजहां शेख के खिलाफ जो गवाही देने गया, ये बड़ा ट्राला देखिए, इस ट्राले ने इस गाड़ी को टक्कर मारी,
इसी गाड़ी में वो गवाह थे और गवाहों की मौत हो गई। अब सोचिए जरा, ये जो नेता है, अब सवाल विरोधी ये कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता इतने मजबूत अपने इलाके में हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये शाहजहां शेख ने करवाया है, सवाल ये उठ रहे हैं। पिछले साल बंगाल के संदेश खाली में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस मामले में ममता के नेता शाहजहां के खिलाफ केस चला और इसी डॉन शाहजहां के खिलाफ आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें शामिल होने मुख्य गवाह भोलानाथ घोष कार से जा रहे थे। उन्हें बशीरहाट अदालत में शाहजहां के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में भोलानाथ के छोटे बेटे सत्यजीत और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि मुख्य गवाह भोलानाथ की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार और बीजेपी ने शाहजहां पर हत्या कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक से हादसा हुआ वो साजिश का हिस्सा था। वो ट्रक काफी समय से भोलानाथ की कार का पीछा कर रहा था। उसने पहले कार को बगल से 2 बार टक्कर मारने की कोशिश की और कहा जा रहा है ये ट्रक भी शाहजहां का करीबी हलीम चला रहा था। अब्दुल हलीम को लंबे समय से सीबीआई ने भगोड़ा घोषित किया है। संदेश खाली में हिंसा के मामले में शाहजहां इस समय जेल में बंद है। शाहजहां को संदेश खाली का डॉन और माफिया कहा जाता है। इसी संदेश खाली में जांच करने पहुंची ईडी पर अटैक हुआ और यहां की रहने वाली महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। शाहजहां पर लोगों की जमीन कब्जाने तक के आरोप लगाए गए हैं। अब सोचिए जरा, ये शख्स इतना ताकतवर, ये कहानी, ये तस्वीरें फिल्मों में आपने देखी होंगी कि गवाही से पहले गवाहों की हत्या हो जाए और इस तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाए। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। गाड़ी जले चले गए। मुझे लगता है ये कोई हादसा नहीं, साजिश थी। जानबूझकर मारी गई टक्कर थी। हम लोग कार से बशीरहाट कोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और हमारी कार पर जोरदार टक्कर मार दी। किसी तरह लोगों ने मुझे निकाला, लेकिन मैं तब बेसुध था। मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, तो वो भाजपा एक एलिगेशन लगा दिया, तो इसका कोई तो बेस अभी तक कुछ भी नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बैड इंसिडेंट है, लेकिन बिना कोई सबूत के ऐसा एलिगेशन बनाना, ये पूरा चीप पॉलिटिक्स है। जितना भी सेंसिटिव केस है, करप्शन का केस है, ये केस तुरंत पश्चिम बंगाल को बाहर ले जाना चाहिए। शाहजहां बशीरहाट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आज की एक और खबर है, इंडिगो पर सख्ती जारी है। इंडिगो को लेकर जो बवाल और हंगामा पिछले कई दिनों से चल रहा था, इस बवाल और हंगामे के बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। देखिए जरा इंडिगो पे आज कोर्ट में क्या हुआ। इसमें सुनवाई हुई बाकायदा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार से सवाल दागे। पूछा, जब एयरलाइन फेल हो गई तब क्या किया गया? कोर्ट ने सवाल किया कि टिकट की कीमतें कैसे 30,000 रुपए हो गई। कोर्ट ने कहा यह व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के संकट से बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। कोर्ट ने कहा कि कंपनी तय करे कि लोगों को पैसा वक्त पर मिले। कोर्ट ने कहा सरकार सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा ना हो। डीजीसीए ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया लागू है और इंडिगो एयरलाइन को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो ने माफी मांगी और भरोसा दिया है। याचिका में मांग की गई है कि संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। पीआईएल में परेशान यात्रियों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में 22 जनवरी की तारीख रखी गई है। साथ ही कमेटी की जांच पूरी होने पर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई है। कल एक तस्वीर सामने आई जब खुद सरकार के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़कर बैठे थे। उसके बाद यह पता चला कि कैसे सरकार ने सख्ती शुरू की है। तस्वीर आप देख रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री से मिले इंडिगो के सीईओ और मंत्री के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। तो देखिए जरा सरकार ने अब तक इंडिगो पर क्या एक्शन लिया है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। डीजीसीए ने 8 सदस्यों की ओवरसाइट टीम बनाई है। यह टीम फिलहाल इंडिगो के कामकाज पर नजर रखेगी।
टीम के 2 सदस्य कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगे। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को सम्मन भेजा है। इंडिगो के सीईओ को कल दोपहर 3 बजे पेश होना होगा। एल्बर्स को फ्लाइट ऑपरेशन के आंकड़ों के साथ बुलाया गया है और सीईओ के साथ कंपनी के सभी सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। इंडिगो से टिकट कैंसिल और रिफंड की जानकारी मांगी गई है और इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो सीईओ को भी हटाया जा सकता है। इधर आज इंडिगो के करीब 220 उड़ान रद्द की गई हैं। कल सरकार ने कंपनी को 10% फ्लाइट्स घटाने के आदेश दिए थे। सरकार की सख्ती के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें फिर से वक्त पर हैं और रद्द कम हो रही हैं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिर्फ इंडिगो दोषी नहीं, दोषी इंडिगो और भारत सरकार का नगर विमान मंत्रालय। ये लूट है, भ्रष्टाचार है। क्या उस समय जब नए रूट्स दिए जा रहे तो ये क्यों नहीं पूछा गया कि आपके पास पायलट है, क्या आपके पास अदर क्रू मेंबर्स हैं? देते गए तो ये भ्रष्टाचार की जो बदबू आ रही ना, इसकी जांच हो। लगातार एक प्राइवेट ऑपरेटर जो होता है वो करेगा ही कोशिश कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाता रहे, अपनी मनमानी काम करता रहे। रही अब बारी है लाइफ का फंडा की। खास आज जिंदगी में नाकामी मिले या मुश्किलें कभी खुद पर डाउट यानी शक नहीं करना चाहिए। नवाब पटौदी यानी सैफ अली खान के पिता की कहानी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। छोटी सी उम्र से ही मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेटर बनना चाहते थे। घरेलू क्रिकेट में उनका बोलबाला और देश की टीम में एंट्री की दस्तक दे रहे थे वो। लेकिन तभी उनके साथ एक कार हादसा हो गया और सिर्फ 20 साल की उम्र में एक आंख की रोशनी चली गई। यह वो दौर था जब ना बल्लेबाजों के पास हेलमेट हुआ करता था और ना गेंदबाजों पर नियमों की कोई लगाम थी। मतलब गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों की काबिलियत का सही मायने में इम्तिहान होता था। खूंखार गेंदबाज बड़े बड़े बल्लेबाजों का पिच पर ही खून तक निकाल दिया करते थे। कई लोगों ने तो कह दिया कि पटौदी साहब तुम्हारा क्रिकेट करियर अब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन नवाब पटौदी ने हार नहीं मानी। कहते हैं एक आंख खो दी, फोकस और हिम्मत नहीं खोई। वो अब पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस करते। 6 महीने के अंदर भारत की क्रिकेट टीम में जगह बना ली उन्होंने। जो बैकॉट जैसे कई विदेशी खिलाड़ी कभी यकीन नहीं करते थे कि मंसूर अली खान एक आंख से क्रिकेट में करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन नवाब पटौदी ने 9 साल तक मैदान पर बल्ले कदम दिखाया। उनकी कप्तानी में ही भारत को पहली बार टेस्ट में जीत मिली और उन्हें नाम मिला टाइगर पटौदी। पटौदी ने पहले और अपने संघर्ष और जिद से लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करिए। लड़ने, जूझने और जीतने का भरोसा रखिए। कई बार आप गिर भी सकते हैं लेकिन कभी हारेंगे नहीं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।